आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ क्लास 12 का फिजिक्स का फिर टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। एक न्यू टॉपिक पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। और आज की क्लास में फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैंने रूप से इलेक्ट्रिक। आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो मैंने रूप से ये डिस्कस करेंगे टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल की वजह से कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होता है अगर हम कोई किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रख दे तो इसके बारे में। और फिर उसी तरह से हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रख दिया जाए तो एक पर्टिकुलर एंगल से अगर मैं रोटेट करूं तो कितना वर्क डन किया जाएगा, कितना वर्क होगा, उसका इवैल्यूएशन भी हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में जो डिस्कस करना है टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए डायपोल। टॉर्क experienced by a dipole, torque experienced by a dipole in uniform electric field। अगर कहीं पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको ये इवेल्युएट करना है कि कितना टॉर्क कितना लगते हैं किसी भी डायपोल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मान लीजिए कि आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमने क्या किया, एक बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड में से एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन को हमने इमेजिन कर लिया और उसमें क्या किया, एक डायपोल को हम एक पर्टिकुलर एंगल से हम क्या किया, इसको रख लिया और ऊपर में मान लिया कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे आपका माइनस क्यू चार्ज है और इस डायपोल का जो लेंथ है वो ए बी है और ये लेंथ आपको क्या है एल एल, टोटल मिलाकर के 12। मतलब इस डायपोल का जो लेंथ है वो आपको क्या है 12 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डायपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये डायपोल जो होता है टू सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट, दो चार्ज है, एक प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इस दो चार्ज का सिस्टम है जो कि पर्टिकुलरली दोनों के बीच जो चार्ज होती है ना, दोनों एक दूसरे से सिचुएटेड होते हैं, काफी एक कम डिस्टेंस पे सिचुएटेड होते हैं। बट फर्दर हम लोग क्या करते हैं कि क्लियरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसको ना एक मैक्सिमम डिस्टेंस से इसको मार्जिन कर देते हैं या उसको डिस्टेंस कर देते हैं ताकि हम लोग उसको महसूस कर सके, इजीली समझ सके। वरना क्या है ना कि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना काफी छोटा होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को हमने लिया और ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो है आपका प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका दोनों एक्सट्रीम पॉइंट का चार्ज है और इसके बीच का डिस्टेंस हमने एल और एल लिया। तो अब मुझे ये फाइंड करना है कि इस टॉर्क के वजह से इस डायपोल के वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक, अगर इस डायपोल को रखेंगे तो कितना टॉर्क महसूस होगा। तो जैसा कि हम आपको बता दें टॉर्क पहले होती क्या है। टॉर्क का जो डेफिनेशन आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, इसका डेफिनेशन होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, किसी भी जब अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसके दोनों का प्रोडक्शन जो होता है वो आपका टॉर्क होता है। समझिए, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसका ऐसा मात्रक आपका न्यूटन मीटर होता है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो टॉर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले इस चीज को जानने से पहले आप देखिए डेफिनेटली रूप से क्या होगा कि यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो बहुत सारे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। तो उसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी लगेगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे माइनस क्यू होती है, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक, अब क्या है कि इस टॉर्क के वजह से अब फोर्स यहाँ पे लग रही है, एक तरह का इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे लग रही है और वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है Q, इसके बराबर ये फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो यहाँ पे कितना टॉर्क होगा, तो टॉर्क इज डिफाइंड एज फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो आप लोग Q ही जानते ही हैं, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि आपका यहां से फाइंड होगा। मतलब इस पॉइंट और ये पॉइंट, इस दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको C मान लेते हैं तो AC जो हो गया आपका, ये जो AC कहते हैं, ये जो BC हो गया, ये आपको क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया।
आपको जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बीसी नहीं हुआ, यहाँ पे एसी हो जाएगा। एसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, मुझे लगा कि यहाँ पे बी है, यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे ए हो गया, तो एसी जो हो गया आप लोग का यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉर्क होगा ना, टॉर्क को हम लोग टाउ, इसको टाउ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टाउ। तो इसको टाउ पढ़ते हैं ऐसे करके, इसे दीजिए सिंबल, इसको टाउ पढ़ते हैं। तो इट इज सिंपली डिनोटेड बाय टाउ एंड टॉर्क इज डिफाइंड, दैट मींस टाउ इज डिफाइंड एज फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। As you know that force is equal to Q times E into perpendicular distance will be AC। तो यहाँ पे एक AC को रख देंगे और आपका फाइनल एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो जाएगी। तो यही इसकी सिंपल प्रोसीजर है फाइंड करने का टॉर्क को। बट फर्दर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक बेहतरीन रूप दे करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोग समझे कि आप जैसे कि मान लीजिए इस पर टॉर्क एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन करें, एक आपका फोर्स का डायरेक्शन इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, तो इसमें क्या होगी, रोटेशन होगी। तो रोटेशन होगी ना, ये इस तरह से रोटेट करेगी। तो इसी रोटेशन की वजह से आप इसके नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि एक पर्टिकुलर एंगल से अगर मान लेंगे रोटेट करने में कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए थीटा है, थीटा से मुझे अल्फा एक एंगल से इसे रोटेट कर देना है, इस तरह से एंगल से, तो इस एंगल से इस एंगल में अलाइन करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो भी मुझे अगले टॉपिक में डिस्कस करना है। बट इस टॉपिक में मुझे फाइंड करना है क्या, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसके लिए मैंने क्या किया कि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए, जिसमें कि आपने क्या किया, एक डायपोल ले लिए जो कि एक पर्टिकुलर एंगल थीटा से उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पर्टिकुलर लाइन जो उससे वो सबटेंड है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे लेट ए बी बी एनी डायपोल having length 12 and inclined with electric field, E by angle थीटा। और ये जो है ना एक थीटा एंगल से क्या है, इससे इंक्लाइंड है। हेयर फोर्स, अच्छा तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए ये यहां तक हमने लिख लिया, तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप लोग जानते हैं कि डायपोल मोमेंट बराबर क्या होता है यहाँ पे, Q इंटू 12, आप लोग ये भी जानते हैं। अब ये आप Q इंटू 12 अगर आप जानते हैं, ठीक, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। P बराबर क्या हो गया, Q इंटू 12, जहां पे आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक। और उसके बाद जो आपका हो गया ये आपका वेक्टर P बराबर हो गया आपका जो डायपोल मोमेंट को शो करते हैं Q टाइम्स 12 हो गया। अब जो है आपका ये जब आप फाइंड कर लिए, ठीक, तो 12 ले लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहां तक हम लोगों ने कर लिया ना, लिखना है सिंस फोर्स एग्जिस्ट्स हेयर अपोजिट डायरेक्शन। यहां पे जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। एक डायरेक्शन इधर जा रही है तो एक आपका फोर्स का डायरेक्शन इधर जा रही है। तो इस बात को आपको रिमेंबर करके रखना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप ये समझ गए फोर्स एग्जिस्ट हियर अपोजिट डायरेक्शन, नाउ एंड इस बात को भी लिखी लें, एंड आल्सो F बराबर क्या होगा, QE। यहाँ पे फोर्स जो होगी वो क्या होगा, Q टाइम्स E होगा, जहां पे E भी आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका फोर्स है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल लिया। नाउ यू हैव टू फाइंड द टॉर्क। तो अगर आपको टॉर्क फाइंड करना है तो आप टॉर्क बराबर क्या जानते हैं, फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस बात को याद रखेंगे या आप एक लाइन लिख लेंगे, सिंस सो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू फोर्स एफ। अगर फोर्स एफ की वजह से कहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क इंटू फोर्स इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स है, यहाँ पे फोर्स हो गया, तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पे कह सकते हैं फोर्स हो गया आपका क्या होगा, क्यू ई। अब बात आते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए आपका एक ये जाती है, यहाँ पे ये जो है आपका एक माइनस क्यू चार्ज है, एक आपका प्लस क्यू चीज है, तो यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर है, एक ये भी इस पे परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे बीसी से होता है, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन ये आपका बीसी हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि दोनों चार्ज से परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर कर रही है। तो ये जो हो गया ना आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो क्यू ई इंटू बीसी हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, बीसी। अब यहां से आप लोग कह सकते हैं कि बीसी का जो वैल्यू अगर मैं निकालने के लिए कोशिश यहां से करूं अगर, तो आप लोग क्या कहेंगे कि ये जो आपका बीसी है, बीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2L इंटू, आप देखिएगा ध्यान से आप लोग, हाँ तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, क्यू ई, अच्छा सॉरी फिर बीसी लिखा गया, कंफ्यूजन यहाँ, मतलब ये आपका मुझे लगा बी है, यहाँ पे ये होगा ना एसी, तो एसी हो जाएगा। अब अगर एसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है आपकी, तो अब यहाँ पे एसी का वैल्यू निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एल एंड थीटा, एल और थीटा के फॉर्म में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एसी का वैल्यू, क्योंकि अगर आप एसी का वैल्यू आपको एल और थीटा ही नोन है, अदरवाइज तो आपको जानते नहीं इसमें, तो एल और ई के फॉर्म में आपको एसी का वैल्यू निकालना है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एसीबी में आप लोग क्या बोल सकते हैं, अगर मैं sin थीटा का वैल्यू निकालूं एसीबी में, तो क्या कहेंगे sin थीटा बराबर एसी अपॉन एबी। अगर एसी को आप एसी ही रहने दे और एबी का वैल्यू अगर आप लिखना यहां से चाहे तो क्या हो जाएगा 2L, सो एसी बराबर आपको क्या आ जाएगा 2L sin थीटा। तो इस केस में आप लोग लिख सकते हैं QE इनटू 2L sin थीटा, क्या आ जाएगा QE इनटू 2L sin थीटा। अगर ये QE इनटू 2L sin थीटा होती है तो फिर इस केस में आप ये आपका जो हो गया यहां से ये भी कर सकते हैं इज इक्वल टू QE Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, ये Q इंटू 2L किसका वैल्यू है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये P का वैल्यू है, P इंटू E इंटू साइन थीटा। तो ये जो हो गया ना ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, किस केस में, इस बात को आप याद रखेंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा हुआ इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के केस में आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। इट इज आल्सो, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट ऐसे यहीं तक आ गए, यही आपका लास्ट एक्सप्रेशन है। और लेकिन अगर आप चाहें तो इन वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म ये आपका जो टॉर्क हो गया वो आ जाएगा वेक्टर P डॉट वेक्टर E, क्योंकि वेक्टर P डॉट सॉरी क्रॉस में हो जाएगा, तो अगर आप क्रॉस E कहेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो PE और उसके बाद क्या होता है sin थीटा डॉट नॉर्मल n कैप हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ तक आ जाता है, ये आपका क्रॉस का चिन्ह याद रखिए। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, टॉर्क एक्सप्रेस्ड बाय डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, इक्वेशन था, उसके हम लोगों ने क्या किया ऑब्टेन कर लिया। तो इस बात को आप लोग याद रखिए, काफी सिंपल है ये, आप लोगों को 2 मार्क्स में ज्यादा कभी कभी पूछ देता है, तो इसलिए आप लोग को ये सीखना चाहिए बेहतर ढंग से। बस कुछ भी नहीं है, सिंपली है क्या कि आप लोग याद रखेंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या था, मुझे टॉर्क फाइंड करना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, आपका फोर्स जानते हैं Q इंटू E होता है, क्योंकि आपका Q चार्ज है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट कर ही रहा है। बट अब नेक्स्ट बात आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपका AC हो गया, और AC अगर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में AC को अगर फाइंड करना है तो sin थीटा परपेंडिकुलर AC डिवाइडेड बाय AB, तो AB का वैल्यू आपका 12 है, AC का ऐसे निकाल सकते हैं 12 into sin थीटा। सो आप यहां से कर सकते हैं कि टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा PE into sin थीटा, इट इज द फाइनल एक्सप्रेशन। समटाइम्स आप लोगों को बोर्ड में डायरेक्टली पूछ जाता है व्हाट व्हिच रिप्रेजेंट्स एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड डायपोलमेंट विल बी P। अगर उस केस में कौन सा एक्सप्रेशन जो होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है टॉर्क इज इक्वल टू P into sin थीटा। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया, तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी टॉपिक में थोड़ा सा एक और इसी में मैं कर लेता हूं, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन। चलिए उसको भी मैं इसी में मैनेज कर लेता हूं, छोटा सा है, आप लोग समझ जाएंगे। ये आप लोग समझ गए टॉर्क इक्वल टू P into sin थीटा। चलिए
अब इसी में क्या है कि एक छोटा सा इसमें एक और क्वेश्चन है, वो भी समझ लीजिए। एक टॉपिक हो गया खत्म। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है ना कंसेप्ट, इसमें इसी में उसको भी हम लोग ले लेते हैं। वो टॉपिक है कि वर्क डन। यहां पे टॉपिक होगा, चलिए तो आप लोग के बुक का देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है वो लिखते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल। तो एक डायपोल को रोटेट करने में, ठीक, एक पर्टिकुलर एंगल से कितना वर्क किया जाता है उससे रिलेटेड हम लोग को एक्सप्रेशन करना है, निकालना है। तो देखिएगा टॉपिक क्या, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल, ठीक, तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी अगर डायपोल को हम रोटेट करेंगे एक पर्टिकुलर एंगल से तो कितना वर्क किया जाएगा उसके बारे में हम लोगों को सीखना है। देखिए अगर मान लीजिए कि ये इस तरह से हम इसको एक फोर्स एग्जर्ट करके इस डायरेक्शन में इसको हमने रोटेट किया। पहले तो मैंने एक पर्टिकुलर एंगल से इसको रोटेट करने को सीखा। एक पर्टिकुलर एंगल से हम मान लीजिए इसको रोटेट कर दे, यहाँ पे ये थीटा है, हमने इसको एक एंगल अल्फा से रोटेट कर दिया। क्या अल्फा से। तो अल्फा एंगल से रोटेट करने में डेफिनेटली रूप से कुछ ना कुछ मुझे क्या क्या हो गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हम लोगों को एनर्जी लगा होगा। तो वो एनर्जी जो है वो वर्क डन की फॉर्म में हम लोग को उसकी मैथमेटिकली इक्वेशन ऑब्टेन करना। तो देखिएगा आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिमिलर जिस तरह से हम लोगों ने पिछले टॉपिक में लिया उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर भी लिया। अब देखिए ये जो डायपोल है इसको जब रोटेट किया तो ये चार्ज आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, फिर ये चार्ज आपको यहाँ पर भी आ जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब इसको रोटेट करने में कितना वर्क डन किया गया उस चीज को लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हेयर, सिमिलरली हम लोग लिखेंगे AB इज ए डायपोल, AB इज ए डायपोल, AB इज ए डायपोल हैविंग length 2l and inclined with angle theta with electric field line and inclined with electric field line with theta by theta, ये थीटा से इंक्लाइंड है। अब क्या हुआ कि एक फोर्स इस पे एग्जर्ट किया गया जिससे ये अल्फा एंगल से रोटेट कर गया। तो फॉर रोटेटिंग और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट व्हाट इज द हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन टू रोटेट द डायपोल बाय एंगल अल्फा। अल्फा एंगल से रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन किया गया वो हमें फाइंड करना है। एज वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये फॉर्मूला तो अभी तुरंत हम लोगों ने यहाँ पे सीखे, इसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और ये टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा हो गया, ये तो अभी तुरंत हम लोगों ने सीखा है। और आप लोग ये भी जानते हैं एंड आप लोग ये भी जानते हैं P बराबर जो होता है 2Q टाइम्स L होता है। और टॉर्क के पास वो टेंडेंसी होता है कि इस डायपोल को वो चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग अलाइन भी कर सकता है। अलाइन का मतलब इसके ऊपर चढ़ जाएगी पूर्ण रूप से। अगर इसको मान लीजिए कि इसी तरह से एंगल से इंक्रीज करते जाए तो चाहे तो इसमें वो अलाइन भी कर सकता है। इसलिए मैंने इसको इस बात को भी बता दिया। अब जो है हमें प्रूफ करना है कि इसको कितना वर्क किया गया होगा अगर इसको रोटेट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट्री से बात करेंगे। द एलिमेंट्री वर्क डन इन रोटेटिंग the dipole the elementary work done in rotating the dipole by angle d theta। अगर हम इस ये जो आपका टॉर्क है, देखिए जैसे कि यहाँ पे टॉर्क है ना, टॉर्क बराबर आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर हम उसको डी थीटा से उसको हम रोटेट कर देंगे, तो डी थीटा से अगर हम रोटेट कर देंगे तो कितना वर्क डन किया जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट्री वर्क मुझे चाहिए
एक स्मॉल एंगल से रोटेट करने के केस में तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर उस एलिमेंट्री वर्क को हम लोग डी डब्ल्यू कहें, क्योंकि स्मॉल वर्क को हम लोग डी डब्ल्यू कहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्री वर्क डन है ना, टाउ टाइम्स डी थीटा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? टाउ टाइम्स डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो टॉर्क है ना, ये आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी था, एज ए वर्क के फॉर्म में पहले से था, केवल थीटा से इंक्लूड इसको रोटेट किए तो हमने थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, तो इस बात को आप लोग देते जैसे जस्ट लाइक उस तरह से, क्या तरह से, ये तो ऑलरेडी टॉर्क जो है आप जैसे जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू एस इनटू कॉस थीटा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो थीटा कितना डिग्री से रोटेट किया, तो हमने थीटा डिग्री से रोटेट किया, तो यहाँ पे डी थीटा लिख दिया। और यहाँ जो एफ इनटू एस है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यही तो यहाँ पे भी है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एक तरह से। तो इस वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं टाउ इनटू डी थीटा। ये टाउ है, टॉर्क मत समझिएगा इसको। सो इसको मिटा ले, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, और जो जो हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे लेकर उस एक्सप्रेशन को आप लोग याद रखिए। So the work done in rotating the work done in rotating the dipole by angle theta, theta alpha। अब यही डायपोल को अगर हम एंगल अल्फा से रोटेट कर दे, पहले तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट्री एंगल डी थीटा से रोटेट किया, अब हम उस डायपोल को अल्फा से रोटेट कर देंगे, तो अल्फा से रोटेट करने के बाद एंगल तो इंक्रीज कर गया, तो उस केस में जैसा कि यहाँ पे हमने शो किया अल्फा से रोटेट कर दिया गया, तो उस केस में आप क्या कहेंगे वर्क डन, तो यहाँ पे वर्क डन बराबर जो होगा वो कहिएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, क्योंकि ये जो वर्क डन जो होगा वो टोटल वर्क डन हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन जो होगा आपको क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा कहां से इंक्रीज हो रहा है, पहले 0 डिग्री पर था, अब 0 से कहां तक चला गया, अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 टू अल्फा इनटू डी डब्ल्यू, दैट मींस टाउ इनटू डी थीटा। आराम से आप लोग बोल सकते हैं, यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गई। अब ये टाउ इनटू डी थीटा हो गया, तो अगर आप यहां से टाउ को बाहर ले लेंगे, क्योंकि टाउ तो आपका क्या है, टाउ को बाहर मत लीजिए, टाउ का वैल्यू आप लोग जानते हैं, टाउ बराबर हमने क्या निकाला था, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, दैट मींस theta lies from 0 to alpha and tau will be p e sin theta d theta, so you can write it। so यहां तक अगर आप लोग समझ गए, इसको मैं सबसे पहले नोट कर लेता हूं। अब देखिए यहां पे अगर आपने निकाला ये वर्क डन बराबर p e sin theta का इंटीग्रल फ्रॉम अल्फा थीटा फ्रॉम 0 टू अल्फा, तो इस केस में अगर आप p को बाहर लेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और sin थीटा का इंटीग्रल अगर आप थीटा के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, और थीटा बराबर 0 से अल्फा। अब अगर आप अल्फा इसमें रखेंगे तो माइनस कॉस अल्फा ऑलरेडी होगा, और उसके बाद क्या होगा, माइनस कॉस 0, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस ये होगा ना, कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, माइनस होगा वो, और यहाँ पर अगर थीटा का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं, एक तो माइनस बाहर आ जाएगा कॉस अल्फा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1। तो यहां से आप ऑलरेडी क्या ऑप्शन कर लिए, p टाइम्स 1 माइनस कॉस अल्फा। तो यहां पे क्या हुआ कि ये जो हो गया आपका टोटल वर्क डन हो गया, ठीक, रोटेटिंग ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एंगल अल्फा। अगर किसी डायपोल को आप अल्फा डिग्री से उसको रोटेट करना चाहते हैं, तो उस केस में जो आपका वर्क डन किया जाएगा वो Pe into 1 minus cos अल्फा होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 नंबर में भी पूछा जाता और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता, P into 1 minus cos अल्फा। ये आपका हो गया, किसी डायपोल को रोटेट करने के लिए अल्फा डिग्री से कितना वर्क डन किया जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला हो गया W बराबर P into 1 minus cos अल्फा। चलिए, तो ये आपका हो गया W बराबर P into 1 minus cos अल्फा। इसके बाद क्या करना है, एक मिनट, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये अगर आप लोग ऑप्शन कर ले तो इसमें ऑब्जेक्टिव का भी कंडीशन बन जाती है, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव का इस टॉपिक में ऑब्जेक्टिव भी बनती है, उसको थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। वो क्या डिस्कशन करेंगे देखिएगा, बहुत ईजी है। देखिए
ऑब्जेक्टिव जो बनता है ना वो बनता है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखिएगा कहां पे बनता है। हमने अभी आपको बताया था टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में हमने टॉर्क इज इक्वल टू क्या एक्सप्रेशन लाया, टॉर्क इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या लाया था, वो निकाला था पीई साइन थीटा। और उसके बाद बोला था कि डायपोल को अल्फा डिग्री से अगर हम रोटेट कर दे तो अल्फा डिग्री से रोटेट करने के लिए उस डायपोल को कितना वर्क करना चाहिए, पी इंटू वन माइनस कॉस अल्फा। अब एग्जाम में आप लोगों से इस दोनों फॉर्मूला से बहुत सारा चीज पूछ देता है कभी कभी। अब वो पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, कितना मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, तो आपको बोल सकता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क जो होगा वो पीई के वैल्यू होगा एट थीटा बराबर पाई बाय 2। अगर थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 होता है तो उस केस में टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि अगर आप साइन थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं तो -1 और 1 के बीच में अगर लेता है तो मैक्सिमम वैल्यू उसका 1 जो होता है 1 पे पाई बाय 2 पे होता है, इसलिए हमने इसको थीटा बराबर पाई बाय 2 पे टॉर्क को मैक्सिमम यहां पे बोला। फिर अगर आप वर्क डन की बात करते हैं तो कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क डन जो होगी वो आपका P इंटू 1 माइनस साइन अल्फा है, और यह वैल्यू जो होगा P इंटू 1 माइनस साइन अल्फा ये तभी आपका मैक्सिमम होगा जब ये आपका कॉस अल्फा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये कॉस अल्फा अगर मिनिमम हो, क्योंकि ये घट रहा है ना इससे, तो ये मिनिमम होगा। किस पे होता है मिनिमम, पाई बाय 2 पे, तो ये भी जो होगा मैक्सिमम क्या होगा आपका पीई हो जाएगा एट मतलब अगर आप अल्फा कॉस 0 लेते हैं तो 1 इंटू पी हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो आपका वर्क डन हो जाएगा ना वो आपका अल्फा इज इक्वल टू पाई पे हो जाएगा, क्योंकि अगर कॉस पाई रखते हैं तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा प्लस, जो कि 2पी होता है। तो आप इस दोनों फॉर्मूला को याद रखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क जो होगा वो पी होगा एट थीटा बराबर पाई बाय 2, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क डन जो होगा वो 2पी हो जाएगा, जो कि पाई पे होता है। तो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम तो यहाँ पे बता ही सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ आपका टाउ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मिनिमम हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो एंगल है पाई से ज्यादा तो वो एंगल आपका नेगेटिव भी चले जाएगा, तो उस केस में टॉर्क का वैल्यू नेगेटिव भी फाइंड करते हैं। बट मैग्नीट्यूड की केस में तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि टॉर्क का वैल्यू जो नेगेटिव होगा, ये जो आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव कहते हैं, वो मिनिमम जो होगा आपको मैग्नीट्यूड की केस में कह सकते हैं तो मिनिमम वैल्यू ऑफ, अगर आप टाउ लेते हैं तो ये आपका 0 आ जाएगा एट थीटा बराबर 0, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और आप अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ वर्क डन निकालते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एट थीटा बराबर 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। और फिर जैसे ही आपका 0 होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, सॉरी ये 0 नहीं होगा, 1 मिनट में आपको बता रहा हूं। हाँ थीटा बराबर 0 पड़ जाए तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अगर अल्फा बराबर अगर 0 लेते हैं, सॉरी अल्फा है, अगर अल्फा 0 लेते तो cos 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या होगा 0। तो इस बात को आप लोग याद रखिए। बट ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, तो अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए तो हम लोग फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कई बार एग्जामिनेशन में आप लोग को एज ए डेफिनेशन भी पूछ देता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, खास करके आपको गॉस थ्योरम में उसकी एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसलिए आप लोग ध्यान से सीख रहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है और ये क्या चीज होती है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ऐसे तो टाइम आपका हो गया आज का, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में लेने की, क्योंकि आपका टाइम आज का ओवर हो गया। और फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करने से पहले आप लोग क्या करेंगे कि पिछले के जितने भी टॉपिक्स, मतलब जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी फॉर्मूले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया वो सारे रिमेंबर कर लिए, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों के दोनों फॉर्मूला जो है ना रफली हम लोग यूज करेंगे आपको ईच एंड एवरी टॉपिक में। सो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप क्या करें, सबसे पहले जितने भी फॉर्मूले में खास करके इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया, मुश्किल से 3-4 फॉर्मूले तो है ही, तो ये सारे फॉर्मूले को आप रिमेंबर कर ले, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आगे के टॉपिक में समझने में।
चलिए थैंक्स ऑफ फॉलो, फिर मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें डिस्कस करने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में, और उसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि गॉस थ्योरम होती क्या है, फिर उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, और उसके एप्लीकेशन डिस्कस करने के बाद हम लोग यह भी डिस्कस करेंगे कि गॉस थ्योरम जो है ना, गॉस थ्योरम से हम लोग कैसे कूलम्ब्स लॉ को ऑब्टेन करेंगे। एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कई बार आप लोगों की बोर्ड में ये पूछा जाता है क्या, व्हाट हाउ कैन वी ऑब्टेन द कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से हम लोग कूलम्ब्स लॉ को कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत बार आप लोगों से हम जब एग्जाम देते तो उस टाइम में पूछा था, और आप लोगों से मुझे लग रहा है कि आप लोगों में भी पूछेगा जरूर से। चलिए थैंक्स अ लॉट, बाय।